बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमवीके फिजिक्स के लेक्चर नंबर 21 की शुरुआत वर्क से कर रहे हैं। और वर्क को हम समझते हैं कि पॉजिटिव वर्क कब है, नेगेटिव वर्क कब है, या जीरो वर्क कब होता है, या वर्क डन बाय सिस्टम क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, आइसोथर्मल कंडीशन में वर्क कैसा रहता है, एडियाबेटिक कंडीशन में वर्क कैसा रहता है। तो हमने लेक्चर नंबर 20 के आखिर के अंदर वर्क को हमने डिफाइन किया था कि वर्क एक्चुअली आपके पास P इंटू डेल्टा वी होता है। मतलब यह है कि आपके पास अगर एक सिस्टम है बच्चे, ये आपका एक सिस्टम है और उस सिस्टम का अगर आपके पास वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पर जो है प्रेशर चेंज की बात नहीं हो रही है, प्रेशर एक स्पेसिफिक वैल्यू है, लेकिन अगर आपके पास वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं आ रहा तो आपका जो वर्क है वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वर्क की डेफिनेशन कब है कि जब आपके पास सिस्टम के यहां एक्सपेंशन हो या उसकी कंप्रेशन हो। अब सवाल ये है कि अगर आपके पास एक्सपेंशन है, अब एक्सपेंशन के अंदर आपके पास जो वॉल्यूम होगा उसके अंदर पॉजिटिव चेंज आएगा, लेकिन एक्सपेंशन कब हो रही है, आपके पास यहां पर आइसो थर्मली हो रही है या आपके पास एडियाबेटिकली हो रही है। ठीक है, तो आइसोथर्मली का मतलब यह होता है कि आपके पास जो डेल्टा यू है वो जीरो होना चाहिए। मतलब यह है कि आपके पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी हो जाएगा। मतलब यह है कि जब आपके पास एक सिस्टम को आप हीट दे रहे हैं, यहां पर आप बच्चे उसको हीट दे रहे हैं, मतलब सराउंडिंग से आप उसको हीट दे रहे हैं, तो उस वक्त आपके पास क्यू भी पॉजिटिव, मतलब जो आपके पास डेल्टा क्यू है ये पॉजिटिव होगा और साथ में वर्क डन भी क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप एडियाबेटिकली करना चाह रहे हैं, एडियाबेटिकली का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी हो जाएगा। मतलब ये है कि आपके पास अगर आप एडियाबेटिकली करना चाहते हैं तो अगर उस सिस्टम की एक्सपेंशन हो रही है तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी, नेगेटिव में चली जाएगी, मतलब वो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन आपका वर्क क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो अब यहां पर हमने ये नेगेटिव क्यों लिया हुआ है, ताकि हम इस वर्क को पॉजिटिव बनाए, क्योंकि यहां पर ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या कर देगा, वो हमें प्लस का आंसर दे देगा। मतलब एडियाबेटिकली जब आपके पास एक्सपेंशन हो रही है, आपके पास वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा है, या आपके पास आइसोथर्मली हो रही है, तो इसको बोलते हैं वर्क डन बाय सिस्टम। क्या होता है बच्चे, बाय सिस्टम होता है। और बाय जो सिस्टम होता है उस वक्त आपका वर्क पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर वो आपके पास कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस का मतलब ये हो रहा है उसके वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज आ रहा है, तो उस वक्त क्या होगा, ऑन द सिस्टम होगा। और ऑन द सिस्टम जो वर्क होता है वो आपके पास नेगेटिव होता है। तो ये खूबसूरत से कंसेप्ट थे जो आपके एमसीक्यू इससे लिंक कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था कि जो आपका फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो एक्चुअली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये रीस्टेटमेंट है किसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कि अगर आप यहां पर एक सिस्टम को हीट दे रहे हैं, डेल्टा क्यू दे रहे हैं, तो वो या तो हीट जो है उसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट हम लेक्चर नंबर 20 के अंदर सीख चुके हैं कि कोई भी आपके पास एनर्जी है, वो ट्रांसलेशनल एनर्जी हो सकती है, वो रोटेशनल हो सकती है, वो वाइब्रेशन हो सकती है, वो सारा आपके पास सम क्या कहेगा, इंटरनल एनर्जी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, प्लस आपके पास
वर्क डन। तो ये आपके पास किसकी स्टेटमेंट है? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। हमने जीरो लॉ तो पढ़ लिया था। अब क्या करते हैं कि इस स्टेटमेंट की हम क्या करते हैं, कंडीशन डिफाइन करते हैं। कंडीशन, तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है शाबाश? आइसोथर्मल कंडीशन है। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है कि उस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज नहीं आएगा। तो उस वक्त जितना भी आपके पास हीट देंगे वो सारा का सारा क्या होगा? वर्क डन में कन्वर्ट होगा। मतलब इस वक्त आपके पास मैक्सिमम वर्क हो सकता है। कब? जब आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है। क्या हो रही है बच्चे? आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है। मतलब इस वक्त इस प्रोसेस से ज्यादा वर्क कहीं भी नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम थर्मली कंप्रेशन करेंगे फिर सबसे मिनिमम वर्क होगा। वो भी इंशाल्लाह हम ग्राफ से देखेंगे। तो आपके पास अगर आप इसका ग्राफ देखें तो अगर हम इस एक्सिस पर जो है ना वॉल्यूम ले ले और यहां पर प्रेशर ले ले तो ये आपके पास ग्राफ इसका इस अंदाज में बन रहा होता है। इसको हम ए पॉइंट बोलते हैं, इसको हम बी पॉइंट बोलते हैं। यहां पर भी इसके कुछ वेरिएबल जिसको हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं, स्टेट फंक्शन हमने डिफाइन किए थे कि ये प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, जो उस सिस्टम की फिजिकल स्टेट के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो हीट और वर्क ये आपके पास स्टेट फंक्शन नहीं थे। बाकी जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ये सारे आपके पास स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। गुड। अब क्या करते हैं कि अगर हम इसको जरा एक्सप्लेन करें किसके ऊपर? एडियाबैटिक के ऊपर। एडियाबैटिक के ऊपर। एडियाबैटिक का मतलब यह होता है कि उसकी जो हीट है उसमें चेंज नहीं आएगा। तो इसके बाद आपका जो इक्वेशन है वो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। अगर इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास माइनस डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। और इसका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा नीचे बन रहा होता है। ये वजह थोड़ा सा इस पॉइंट को क्लियर कर लें कि आपके पास जो आइसोथर्मल का ग्राफ होता है वो थोड़ा ऊपर बन रहा होता है, लेकिन जो एडियाबैटिक का होता है वो थोड़ा उससे गहराई में जा रहा होता है। मतलब वो जल्दी जो है आपके पास वॉल्यूम की तरफ पहुंचना शुरू कर देता है। ठीक है। तो इस वक्त भी आपके पास क्या है कि अगर आपका वर्क होगा तो ये आपके पास पॉजिटिव होगा। लेकिन इस वक्त आपका जो वर्क है, मतलब अगर आइसोथर्मली बात करें तो देखिए आइसोथर्मली जो है इसका एरिया ज्यादा बन रहा है। ये देखिए ना, यहां से लेकर ये सारा जो है एरिया किसका बन रहा है? आइसोथर्मल का बन रहा है। अगर आप एडियाबैटिक का वर्क की बात करें तो उसका एरिया क्या हमारे पास कम बन रहा है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क कम होता है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है। अगर आप क्या करते बच्चे, अगर अब हम किसकी बात करते हैं? कंप्रेशन की बात करते हैं। ये देखिए बच्चे, कंप्रेशन की बात करते हैं तो कंप्रेशन के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर वॉल्यूम ले लेंगे और यहां पर प्रेशर ले लेंगे, यहां पर एक पॉइंट ले लेंगे। अगर आप आइसोथर्मली क्या करते हैं शाबाश, वो करते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन करते हैं तो आपका ग्राफ क्या होगा शाबाश? वो इस तरह आ जाएगा, सी पॉइंट पे आ जाएगा। और अगर आप एडियाबैटिकली करते हैं तो फिर आपका ग्राफ क्या हो जाएगा? वो यहां पे आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो आपके पास अब एसी वाला ग्राफ है ये क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेशन है। तो इस वक्त वर्क क्या है हमारे पास? कम है। जो वर्क है ना बच्चे, ये P इंटू वी है। मतलब ये पी वी का जो एरिया बनता है, ये देखिए ना, P इंटू वी है। तो पी वी हमारे पास क्या होता है? वर्क होता है। तो यहां पर देखें एसी जो है ये हमारे पास क्या है? आइसोथर्मल के लिए है और ये आपके पास एडियाबैटिक के लिए है। तो इस वक्त जो वर्क होगा ना एडियाबैटिक कंडीशन में वो ज्यादा होगा। तो मैं यहां पर एक जुमला लिखने जा रहा हूं, वर्क डन बाय आइसोथर्मल कंप्रेशन स्मॉल
देन एडियाबैटिक कंप्रेशन, और यहां पर फिर दूसरा जुमला लिख देते हैं, वर्क डन बाय आइसोथर्मल एक्सपेंशन बच्चे इज लार्ज देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये दो जुमले बच्चे अपने दिमागों में रख लें, ठीक है। और यहां पर हमने प्रैक्टिकली भी उस चीज को जो है ना समझ लिया है। अब हम क्या करते हैं शाबाश, ये हमारे पास दो कंडीशन हो गई। अगर हम बात करें अब आइसो कोरेक कंडीशन देखें, ये हम फर्स्ट लॉ की जो है कंडीशन देख रहे हैं कि हम फर्स्ट लॉ को जो है किस किस कंडीशन पर जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइसोकोरिक का मतलब ये होता है कि उसके वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं आएगा। जब उसके वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं आएगा, फिर आप उसको जितने भी हीट देंगे वो सारी की सारी आपके पास क्या होगी शाबाश, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और इस वक्त आपका वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। मतलब आपका आइसोथर्मल और एडियाबैटिक भी वर्क हो रहा है, लेकिन आइसोकोरिक में आपका वर्क नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अब आइसोकोरिक के लिए जो है एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन, तो यहाँ पर सोई हो नहीं सकती है। मतलब यहाँ पर ना एक्सपेंशन हो सकती है ना आपके पास कंप्रेशन हो सकती है। तो सिर्फ जो है आपके पास जो हीट होगी वो उसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आइसोबैरिक पर, तो आइसोबैरिक का मतलब क्या होता है कि प्रेशर में चेंज नहीं आएगा। अब अगर आप फर्स्ट लॉ की कंडीशन देखें, तो फर्स्ट लॉ के अंदर कहीं पर भी आपको प्रेशर में चेंज नहीं नजर आएगा, प्रेशर की एक स्पेसिफिक वैल्यू नजर आएगी। तो ये आपके पास क्या है शाबाश, इक्वेशन नंबर जो है 4 हो जाएगी, जो क्या करता है कि यहां पर जो वर्क होगा वो इंटरमीडिएट होगा एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के अंदर, ठीक है। मतलब आइसोथर्मली जो है एक्सपेंशन और एडियाबैटिक के लिए एक्सपेंशन का जो वर्क होगा उनके दरमियान में जो है ना वो आइसोबैरिक वाला वर्क आएगा, ठीक है। मतलब आइसोबैरिक के अंदर जब आप वर्क करते हैं तो वो इंटरमीडिएट वर्क होता है, ठीक है। चलिए जी, यहां तक ये बातें हो गई हैं। अब अगर हम इसके ग्राफ समझें, तो इसका जो ग्राफ होता है ना आइसोकोरिक का, तो उसके अंदर हमारे पास वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं आ रहा होता है, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करें तो इस वक्त आपके पास ये जो ग्राफ है ये हमारे पास किसके लिए है, आइसोबैरिक के लिए है, ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो है प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा और यहां पर आपके वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप इस अंदाज से जो है ना वो वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें हीट कैपेसिटी की बात, हीट कैपेसिटी, तो बच्चे ये सारा कंसेप्ट आपने फिजिक्स के अंदर क्लियर कर लिया होता है। अगर हम हीट कैपेसिटी को ऐसे सिंपल अल्फाज में डिफाइन करें, तो हीट कैपेसिटी का मतलब यह होता है कि एक सिस्टम जो है वो कितने हद तक जो है ना आपकी हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमने उसको फिजिकली देखना है। तो फिजिकली जो हीट कैपेसिटी है कि अगर आप यहाँ पर एक सिस्टम के अंदर जो है पार्टिकल्स मौजूद है और उन पार्टिकल्स को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हीट दे रहे हैं, ये बच्चे हीट दे रहे हैं। तो ये जो आपके पास हीट अब दे रहे हैं, आपने कितनी हीट दी है उसका गैस आप उसके टेम्परेचर के चेंज से निकालेंगे कि टेम्परेचर में कितना चेंज आया है। अगर टेम्परेचर में चेंज कम है तो ऑटोमेटिकली उसका जो हीट है उसने जो एब्जॉर्ब की होगी वो ऑटोमेटिकली उसने कम किया होगा। तो अगर हम यहां पर जो है मास को डिफाइन नहीं करते, हम एक जर्नल कंसेप्ट लेते हैं, तो इस वक्त अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म दें तो इस सी को हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी से मुराद ये होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी होता है। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में कोई चीज आती है तो आप उसको यूनिट डिफाइन कर देते हैं।
मतलब यूनिट टेम्परेचर चेंज करने के लिए उसको कितनी हीट आप दे रहे हैं। यूनिट से मुराद ये है कि अगर यहां पर एक सिस्टम का टेम्परेचर मेरे पास पहले 15 डिग्री है, तो 16 डिग्री करने के लिए मैं उसको कितनी हीट दे रहा हूं। अब देखिए ना, 16 डिग्री जो मैंने किया है, तो वो मैंने 15 से 16 तक ले गया हूं, मतलब मैंने 1 डिग्री जो है वो टेम्परेचर में चेंज दिया है। तो उस 1 डिग्री का टेम्परेचर चेंज के लिए मुझे कितनी हीट उसको देनी पड़ रही है, उसको क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी, जिसका यूनिट क्या होता है, जूल पर केल्विन होता है। ठीक है, आप इसको यहां तक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस मास को यहां पर डिफाइन कर देते हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि यहां पर अगर हम मास ज्यादा लेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको हीट आपने क्या करनी होगी, ज्यादा देनी होगी। तो फिर आपके पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जो है वो छोटा सी आ जाएगा। और यहां पर आपने अब क्या कर लिया, मास को डिफाइन कर दिया है। तो फिर डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी इज इक्वल टू सी, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक में आप क्या कर देते हैं, मास को डिफाइन कर देते हैं। मतलब यूनिट मास, यूनिट मास से मुराद ये होता है कि 1 किलोग्राम बॉडी है, 1 किलोग्राम सिस्टम है, उसका यूनिट जो टेम्परेचर में आप चेंज देने के लिए कितनी आपको उसको हीट देनी पड़ेगी, उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। और इसका जो यूनिट है वो हमारे पास जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन हो जाएगा। अब सवाल बड़ा मजे का है कि अगर हम यहां पर जो है ना मास नहीं लेते हैं, हम मोल्स की बात कर लेते हैं, तो आप फिर इस वक्त जो है ना इसको किस अंदाज में लिखेंगे, एन लिख देंगे हैं। तो फिर आपके पास मोल्स बढ़ाएं, क्योंकि मोल हमारे पास किस चीज के बराबर होता है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, तो फिर आपके पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन डेल्टा, ये हमारे पास सी हो जाएगा और ये डेल्टा टी हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। बच्चे जब भी आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में या मास आ जाता है या मोल्स आ जाते हैं, तो वो स्पेसिफिक बन जाता है, क्योंकि आप वहां पर मास को डिफाइन कर देते हैं। लेकिन जब आप मास को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो वो जस्ट एक जर्नल हीट कैपेसिटी होती है। तो इसका यूनिट हमारे पास जूल पर मोल इनटू क्या हो जाएगा, केल्विन, ये हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट बन जाएगा। ठीक है बच्चे, गुड। अब हम क्या करते हैं शाबाश, कि अगर आप हीट कैपेसिटी की बात करें ना बच्चे, हीट कैपेसिटी की, तो सबसे ज्यादा वो आपके पास पानी का है। वो कितना है हमारे पास, 4190 जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। मतलब कि पानी की सबसे ज्यादा जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। और इसी वजह से हम जो गाड़ी के जो रेडिएटर्स होते हैं उनके अंदर हम पानी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पानी जो है वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, लेकिन टेम्परेचर में रेंज जो है वो कम दे रहा होता है एज कंपेयर टू अदर मटेरियल। ठीक है, अब ये जो हमारे पास हीट कैपेसिटी है वो दो किस्म की है, एक हमारे पास सीवी है और एक हमारे पास सीपी है। सीवी से मुराद क्या होता है कि ये आपके पास आइसो कोरिक कंडीशन के लिए है, और ये आपके पास किसके लिए है, आइसो थर्मल कंडीशन के लिए है। ठीक है बच्चे, तो आइसोकोरिक कंडीशन क्या होती है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू होता है। अब हमारे पास क्या है कि अगर हम यहां पर इसकी कीमत लगाएं ना क्यू की, सीवी के लिए, तो क्यू किसके बराबर होता है, यहां पर अगर हम बात करें भी सही, तो ये हो जाएगा सी वी एन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी। अगर हम आइसोथर्मल कंडीशन के लिए देखें, तो ये असल में बेसिकली हमने फर्स्ट लॉ लिखा है, ठीक है, और यहां पर हमने उसकी जो है ना वैल्यू पुट कर दी है
ये अगर हमने Q देखा है ना किसके लिए, CV के लिए, तो ये CV इंटू N डेल्टा T हो जाएगा। अगर आप किसके लिए देखते हैं, आइसोथर्मल कंडीशन के लिए देखते हैं, तो उस वक्त आपके पास डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V होता है। तो अगर आप इसकी वैल्यू लगाएं किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए, तो फिर क्या बन जाएगा ये इक्वेशन, Cp N डेल्टा T, और इस U की जो कीमत है उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये CV N डेल्टा T प्लस PV जो ये हमारे पास NR डेल्टा T होता है। आइडियल गैस इक्वेशन केमिस्ट्री के अंदर आप इसको पढ़ लेते, जब नंबर 4 है आपका। अब अगर इसको हम इधर ले आए तो यहां से हमारे पास Cp माइनस CV हो जाएगा, बाकी N डेल्टा T कॉमन आ जाएगा, तो यहां से R इंटू N डेल्टा T ये कैंसिल हो जाएगा, तो Cp माइनस CV इज इक्वल टू R हो जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर आपके पास दो चीजों का आंसर आप माइनस करते हैं और आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है बच्चे, पॉजिटिव, ये जो R है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.313 जॉल, जॉल क्या होता है, R है ना, क्योंकि ये PV डिवाइडेड बाय NT इज इक्वल टू R होता है, तो ये जॉल, जॉल पर मोल इंटू केल्विन होता है। तो अगर आपके पास दो पैरामीटर्स की सब्ट्रैक्शन आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रही है, इसका मतलब जो पहली वाली टर्म है वो आपके पास क्या है, दूसरी वाली टर्म से ज्यादा है। ठीक है, अब सवाल ये है मतलब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब क्यों करता है, शाबाश सवाल है हमारे पास। क्योंकि कांस्टेंट हीट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो इक्वेशन है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये हमारे पास आइसो बैरक के लिए है। तो कांस्टेंट अगर हम लेट सपोज क्या करते हैं, आइसो कोरिक देते हैं, तो जितनी भी हीट है वो सारी की सारी उसकी जो है टेम्परेचर को रेस करने में इस्तेमाल हो रही है। ये आपके पास आइसोकोरिक कंडीशन है, क्योंकि वर्क वहां पर नहीं हो रहा होता है। लेकिन अगर आप आइसोबैरिक देखते हैं तो जो हीट है वो साथ में इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन भी कर रहा है। तो आइसोबैरिक के लिए जो हीट है वो क्या होती है, ज्यादा एब्जॉर्ब होती है एज कंपेयर टू द आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो यहां तक तो आपके ये टॉपिक जो है ना कवर हो जाती हैं, तो इसको नोट कर लें, फिर इसको जो है ना मजीद आगे हम लेकर चलाते हैं। ठीक है, तो इस पर जो है ना आपके पास एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि कुछ एमसीक्यूज की तरफ जाने से पहले अगर हम थोड़ा सा हीट इंजन को डिफाइन कर दें, क्योंकि उस पर भी एमसीक्यूज वगैरह बच्चे आ सकते हैं। आप ये मत कहें कि सिर्फ जो है जो हमें सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के अंदर ही से हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे। बच्चे आपका जो सिलेबस है उसके लेफ्ट राइट आपने जो कोर्स होता है उसको देखना होता है, क्योंकि एक दो एमसीक्यू जो है ना वो दाएं बाएं से आ सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं बच्चे हीट इंजन की तरफ। तो ये जो हीट इंजन है ये बेसिकली एक ऐसा इंजन है जो हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एफएससी के अंदर आपने इसको कवर किया होता है। हम जस्ट उसके जो है ना एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। हीट इंजन, आपके पास जो हीट इंजन होता है यहां पर जो है आपका HTR होता है। ठीक है, HTR का मतलब यह है कि यहां पर आपकी जो हीट है वो आपने रिजर्व किया होता है। तो यहां से आपकी हीट निकल रही होती है जिसको आप Q1 कह रहे हैं। ठीक है, और यहां पर आपका जो सिस्टम होता है जिससे आपने क्या करना होता है, रोटेट करवाना होता है, इस अंदाज में ये ऐसा रोटेट करवाना होता है। ठीक है, ये ऐसा रोटेशन होगा और ये जो हमारी कोशिश है कि हमारा ये जो Q1 है ये क्या हो जाए, वर्क बन जाए। वर्क का मतलब हमारे पास क्या बन जाए, हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी में ही ये आपके पास टोटल जो है वो कन्वर्जन हो जाए।
तो हम क्या करते हैं शाबाश कि अगर यहां पर हमारी जो हीट है वो आपके पास क्या हो, इस मैकेनिकल एनर्जी में 100% कन्वर्जन हो जाए, फिर तो आपके पास बात ठीक है। लेकिन कभी भी ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि आपके पास यहां पर जो कुछ हीट है वो हमारे कुछ सराउंडिंग में आ रही होगी। सराउंडिंग से मुराद ये होता है कि जिस तरह आपका मोटरसाइकिल के अंदर जो है ना, आप पेट्रोल से क्या करते हैं, हीट बनाते हैं, और वो हीट फिर आपकी क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लेकिन साथ में जब आप सिलेंडर वगैरह पर हाथ रखते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं, मतलब वो आपके सराउंडिंग को भी हीट कुछ दे रहा होता है। तो ये आपका जो Q2 है, ये सराउंडिंग को जो हीट मिल रही है। तो हमने क्या करना है, इसकी अगर एफिशिएंसी देखनी है तो एफिशिएंसी के लिए हमने क्या करना है, इसका जो वो हमारे पास क्या कहते हैं, असल तो हमारे पास W है, मतलब इसका जो मैकेनिकल एनर्जी है, तो उसको हम कंपेयर किस चीज से कर देते हैं, जो इनपुट हमें देखो पीछे इसको इनपुट क्या दिया है, Q1 दिया हुआ है। तो आपकी जो एफिशिएंसी है, अब यहां पर जो आपका जो Q1 है ना बच्चे, वो W प्लस Q2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप इसको लिखते जाएं कि आपकी जो यहां पर हीट है वो कुछ कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी में हो रही है और कुछ जो है वो सराउंडिंग को मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम वर्क निकालें तो Q2 इधर आ जाएगा, तो ये Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 हो जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से क्या होगी, कम होगी। तो इसको हम फिर जब परसेंटेज में लिखेंगे तो ये आपके पास 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 इंटू क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हीट इंजन की जो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन बन जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि बेसिकली ये जो आपके पास डेल्टा क्यू है ना, ये डिपेंड किस पर करता है, टेम्परेचर पे करता है। अगर आपके पास एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली वहां से हीट भी क्या होगी, ज्यादा निकलेगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो आपके पास Q1 बाय Q2 है, आप इसको T1 डिवाइडेड बाय T2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो रेशो है, मतलब हमने तो यहां पर क्या ले लिया है कि Q2 बाई Q1 लेकर इसको उल्टा कर दें तो आपकी जो एफिशिएंसी है किसकी, हीट इंजन की, वो 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 इंटू क्या हो जाएगा, 100% होगा। और यहां पर जो आपकी एफिशिएंसी होगी ना, वो या तो आपके पास क्या होगी शाबाश, 100% से कम होगी, या तो आपके पास बराबर होगी। मतलब 100% से ज्यादा जो है वो आपकी हीट इंजन की एफिशिएंसी नहीं हो सकती है। और अगर हो भी गई यहां पर आपके पास, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्नोट इंजन बोलते हैं। मतलब कार्नोट इंजन आपके पास एक ऐसा हीट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी आपके पास 100% होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्स में नहीं है, लेकिन आपने इसको लेफ्ट राइट इसको समझना है, तो इस पर 25 किस्म के एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब अगर हम बात करें बच्चे रेफ्रिजरेटर की बात करें, तो जो रेफ्रिजरेटर है ये आपके पास हीट, हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकेंड लॉ है उसको ये चैलेंज करता है। ठीक है, हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है, इसके हमारे पास दो स्टेटमेंट थी। एक हमारे पास केल्विन के अंदाज में थी और एक हमारे पास क्या थी, क्लासेस की फॉर्म में थी ना। तो केल्विन ने क्या किया था कि आप एक ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते हैं जिसकी एफिशिएंसी हमारे पास क्या हो, 100% हो। ठीक है, तो आपके पास जो क्लासेस है ये आपके पास कहता है कि आप भी एक ऐसा रेफ्रिजरेटर या एक ऐसा मशीन नहीं बना सकते हैं जो क्या कर ले शाबाश है कि Q2 से आपके पास Q1 की तरफ हीट क्या कर दे, एक्सट्रैक्ट कर दे। अब Q2 क्या है, ये हमारे पास कोल्ड बॉडी है। मतलब आप, ये इम्पॉसिबल है कि आप एक कोल्ड बॉडी से जो है वो हीट को जो है ना वो गर्म बॉडी की तरफ एक्सट्रैक्ट कर ले। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको यहां पर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा।
आपको यहाँ पर कुछ कंप्रेसर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा LTR होता है, LTR से हमने क्या करना होता है, Q2 को एक्सट्रैक्ट करना होता है, मतलब हमने कोल्ड बॉडी से ही हीट को निकालना होता है। तो इससे हीट निकालने के लिए हम क्या करते हैं शाबाश, यहाँ पर कुछ वर्क डन करते हैं, मतलब हम यहाँ पर हीट इंजन लगा देते हैं। हीट इंजन से मुराद ये है कि आप यहाँ पर एक कंप्रेसर लगा देते हैं जो क्या करता है कि यहाँ के जो पार्टिकल इसको क्या करता है, निकालने के बाद यहाँ पर प्रेशर कम करता है, और यहाँ पर प्रेशर फिर क्या होता है, ज्यादा होने से जो हीट है वो इधर निकल कर आ रही होती है और किसके पास जा रही होती है, Q1, मतलब जो आपका सराउंडिंग होता है, सराउंडिंग आपको गर्म होता है। तो अगर आपने इसकी इफिशियंसी देखनी है बच्चे, कूलिंग की इफिशियंसी देखनी है, तो कूलिंग की जो इसकी इफिशियंसी होगी वो क्या होगी, Q2 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा शाबाश, Q1 माइनस Q2 होगा, ठीक है। फिर अगर आप यहां से Q2 कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास जो इक्वेशन है वो Q1 डिवाइडेड बाय Q2 माइनस 1 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये Q1 डिवाइडेड बाय Q2 माइनस Q1, और अगर आपने इसकी इफिशियंसी निकालनी है तो इफिशियंसी के लिए इसको आप 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसकी जो इफिशियंसी है वो बच्चे आपके पास 100% से ज्यादा आ सकती है, मतलब 400% तक भी जा सकता है, 600, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 4 से लेकर 6 तक जो है ना ये आपके पास काम कर सकता है। मतलब जो रेफ्रिजरेटर है ये आपके पास क्या है, इफिशियंसी इसकी 100% से ज्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, लेकिन जो आपका हीट इंजन है उसकी इफिशियंसी जो है ना वो 100% या उससे बिलो होगी, ठीक है। तो यहां तक हमारे पास जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर था, इंशाल्लाह फिर लेक्चर नंबर 22 के अंदर जो है हम सेकेंड ईयर की फिजिक्स को वहां से शुरू करने जाएंगे। थैंक यू सो मच।